मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन कैसे होता है इस चैप्टर में आगे चलते हैं। और इस महत्वपूर्ण चैप्टर के बचे हुए जो अंश है, आज एक विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको हमको समझना है और सामान्य जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो उत्पादन कैसे होता है इस चैप्टर के अंतर्गत जो चैप्टर आता है, महत्वपूर्ण चैप्टर पूंजी। पूंजी को किसी भी व्यवसाय, किसी भी उद्योग या कोई भी कार्य के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसको एक वित्त के आधार पर सभी कार्यों के लिए इसको अनिवार्य समझा जाता है, इसको रीढ़ माना जाता है, इसको मुख्य आधार माना जाता है। तो आइए इसी पूंजी के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर मेन पॉइंट है पूंजी, उसको समझते हैं। पूंजी क्या है? पूंजी के अंतर्गत प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है, निशुल्क प्राप्त जो भी साधन है और संपत्ति है, सामान्य तौर पर इसको हम पूंजी कह सकते हैं। रुपए, पैसे, मुद्रा, ये सब पूंजी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि पूंजी का आशय किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या किसी भी कार्यों में लगाने के लिए जिस धन का प्रयोग किया जाता है वही पूंजी कहलाता है। तो इस प्रकार से पूंजी का जो आशय या पूंजी की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद में पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है, पूंजी के कितने प्रकार होते हैं, उसको देखते हैं। पूंजी के प्रकार, दो प्रकार से पूंजी होते हैं, एक स्थायी पूंजी, दूसरा कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी के अंतर्गत स्थिर रहता है एक जगह पर, जहां पर वो स्थापित हो जाता है, वो वहां से हिलता डुलता नहीं है या कहीं पर उसको ले जाया नहीं जा सकता, जैसे कि भवन है, भूमि है, मशीनें हैं। ये सारी संपत्ति जो होती है वो स्थायी पूंजी के तौर पर मानी जाती है। और इस स्थायी पूंजी पर कोई भी कार्यशील जो पूंजी होता है वहां पर प्रयोग करके कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दूसरा जो आ जाता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है दैनिक कार्यों में, जैसे कि उद्योग स्थापित हो जाता है तो उद्योग स्थापित हो जाने के बाद में वहां पर मजदूरी देना या वेतन देना या कोई भी कच्चा माल खरीदना है। तो इस प्रकार से दैनंदिनी कार्यों के लिए, मासिक कार्यों के लिए जिस मुद्रा या जिस धन राशि का उपयोग, चाहे वो चेक के रूप में हो, चाहे वो एक कागजी मुद्रा के रूप में हो, चाहे एटीएम के माध्यम से हो, तो पल पल में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित होते रहती है, अलग अलग कार्यों में जिसका प्रयोग होते रहता है, इसीलिए इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो पूंजी के ये दो प्रकार, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अचल
संपत्ति और चल संपत्ति भी कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से पूंजी के बारे में समझे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आ जाता है वो है ऋण की सुविधा सभी लोगों की पहुंच में क्यों नहीं है। ऋण की सुविधा सभी लोगों में ये उपलब्ध क्यों नहीं हो पाता, तो इस बारे में समझते हैं। ऋण जब कोई भी सेठ, साहूकार या बैंक जब देती है तो उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज या बहुत सारे जो रहम या गिरवी ये देना पड़ता है, जो एक गरीब तबके के, एक निर्धन परिवार के लिए वो उनके बस की बात नहीं होती। इसीलिए ये अपने परिवार, अपने दोस्त, मित्र, बंधु से ही ये कर्ज ले लेते हैं और धीरे धीरे चुकता करते हैं। इसमें ज्यादा दस्तावेज, औपचारिकता इसमें देना नहीं पड़ता। लेकिन साहूकार से, सेठ से, बैंक से ऋण अगर लेना है तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं, इसका जमा करना अनिवार्य होता है। और इसी सब औपचारिकता को पूर्ण नहीं कर पाते ये गरीब तबके परिवार जो होते हैं वो, और ऋण से वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इस पॉइंट में ऋण की सुविधा सभी लोगों की पहुंच में नहीं है। इसमें बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग है या बड़े वर्ग है, धनी वर्ग है, इनके पास में सारे औपचारिकताएं, उनके पास में भूमि के दस्तावेज रहते हैं, उनके पास में पहचान करता रहते हैं, जमानत लेने वाले रहते हैं। ऐसे धनी वर्ग के लोग सारे फॉर्मेलिटी, सारे औपचारिकता को पूर्ण कर लेते हैं और वो ऋण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वही गरीब तबके के परिवार ऋण लेने में सक्षम नहीं होते और ऋण भी ले लेते हैं तो वो कर्ज में डूब जाते हैं या उनको कर्ज का भय भी रहता है। लेकिन बहुत ही कम परिवार जो है वो विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि सभी लोगों की ये बस की बात नहीं है ऋण प्राप्त करना, या उनके पहुंच से ऋण दूर हो जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट में चलते हैं। तीसरा जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरीके से होता है और शहरी क्षेत्र में उसका अलग प्रकार से उपयोग होता है। जैसे हम देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो खेती करने के लिए भूमि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। कुछ भूमि ऐसे होते हैं जिसको चारागाह के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो अधिकांश भूमि का जो भाग होता है वो कृषि क्षेत्र के लिए ही उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य के लिए या खेती करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ बंजर या खाली पड़ी जो भूमि होती है वहां पर चारागाह के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भूमि का उपयोग देखते हैं। वही हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि का जो रकबा जो होता है वो कम होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आवास सघन होते हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यालय स्थापित होते हैं, सरकारी कार्यालय की स्थापना होते हैं, हाट बाजार संचालित होते रहते हैं और कई छोटी बड़ी दुकानें वहां पर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में हाट बाजार और छोटे बड़े दुकान और कई प्रकार के शासकीय कार्यालय या अर्ध शासकीय कार्यालय
इन्हीं का ज़्यादा वहाँ पर स्थापना देखने को मिलता है शहरी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से दोनों में जो तुलना किया जाए तो एक कृषि क्षेत्र और एक व्यावसायिक क्षेत्र की ओर जाता है। अगला जो पॉइंट हम चलते हैं वो है चौथा, जो है स्वरोजगार श्रमिक। स्वरोजगार श्रमिक के अंतर्गत हम लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले जो घूम घूम कर सब्जियां बेचते हैं, और ये छोटे छोटे जो सब्जी विक्रेता होते हैं वो थोक विक्रेताओं से सब्जी खरीद लेते हैं और गांव गांव शहर शहर में ऐसे घूम घूम कर सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। सब्जी बेचने से उनको कई बार इतना पर्याप्त मात्रा में आय भी प्राप्त नहीं हो पाता, या उनका जो आय है वो सुनिश्चित नहीं होता। एक अनिश्चित प्रकार का ये व्यवसाय होता है। कभी उनकी सब्जियां बिक जाती है, कभी नहीं बिकती। कई बार उनकी सब्जियां रखे रखे खराब भी हो जाती है। तो ये स्वरोजगार तो है, इसमें कई बार ज़्यादा आय प्राप्त हो जाता है, कई बार उनको कुछ भी आय प्राप्त नहीं होता। तो ये कहा जा सकता है कि स्वरोजगार श्रमिक जो होते हैं एक श्रमिक की भांति होते हैं, जिनका आय निश्चित नहीं होता, अनिश्चित रहता है। तो इस प्रकार से ये स्वरोजगार श्रमिक होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब्जियों को बेचना या कई प्रकार के घरेलू जो वस्तुएं हैं उनको घूम घूम कर बेचना, ये स्वरोजगार श्रमिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद में पांचवा जो आता है अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक के अंतर्गत इसके पिछले चैप्टर में आपको समझाया गया था कुशल श्रमिक के बारे में, जिसमें आपका कंप्यूटर तकनीकी, मशीन चालक, ऐसे बहुत सारे जो कुशल श्रमिक के अंतर्गत आता है या कुशलता प्राप्त आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर वगैरह है, वकील वगैरह है, अध्यापक है, ये सब एक प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने रोजगार को प्राप्त करते हैं। लेकिन अकुशल श्रमिक जो होते हैं, अकुशल श्रमिक के अंतर्गत जैसे कि पुताई करना, मरम्मत कार्य करना या मजदूरी का कार्य करना, इस प्रकार से कार्य करने वाले अधिकांश देखा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र से ही उठ कर जाते हैं शहरों में, और वहां पर ये उस कार्य को करने के लिए एक पड़ाव जहां पर एकत्रित हो जाते हैं, और जब उस कार्य की मांग होती है या जिसको जरूरत होता है तो वहां पर जाकर उनको उन कार्यों को करने के लिए ले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से ये आते हैं और उसके बाद में यही मजदूरी, पुताई, मरम्मत ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हैं। और ये छोटे छोटे जो कार्य करते हैं वो भी सुनिश्चित नहीं रहता कि उस दिन या प्रतिदिन उनको वो कार्य मिल जाए, और रोज उस कार्य में जाकर वो लगे, ये सुनिश्चित नहीं रहता, अनिश्चित रहता है। और अनिश्चित होने के कारण इसको एक निश्चित आय प्राप्त नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से अन्य जैसे कि रोजगार है, किसी कार्यालय में काम करने वाला, तो उनका एक निश्चित वेतनमान मिलता है,
लेकिन ये मरम्मत कार्य करने वाले आज काम मिला तो कल बंद हो जाएगा, फिर परसों काम मिला फिर बंद हो जाएगा, तो इनके रोजगार का कोई ठिकाना नहीं रहता और इनके आय भी निश्चित नहीं रहते हैं। और इनके पास में ऐसे कोई भी प्रशिक्षित या प्रशिक्षण इसके लिए जरूरत भी नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकते हैं। पोताई का कार्य के लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। कोई भी मरम्मत कार्य करना है तो उसके लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है या कोई भी तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक निश्चित रोजगार मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तो अकुशल श्रमिक के अंतर्गत यही सब बातें आती है। तो आज हम उत्पादन कैसे होता है इस चैप्टर के बारे में आज समझें। और ये अर्थशास्त्र का चैप्टर अब समाप्त हो रहा है। इसके बाद में अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, अगले भाग की ओर चलेंगे। धन्यवाद।